नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा आईएनए के बारे में। हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में क्या टकराहट थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से क्यों इस्तीफा दिया, क्यों भारत में अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई भारतीयों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा ICS इंडियन सिविल सर्विसेज को पास करने के बावजूद, सेकंड रैंक आने के बावजूद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कैसे वे जापान पहुंचे और कैसे उनका INA यानी कि आज़ाद हिंद फौज का सफ़र शुरू हुआ, इस वीडियो में हम सब कुछ समझेंगे। बस ज़रूरत है आपके वीडियो के अंत तक बने रहने की। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए सब्र बनाए रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर नोट्स नहीं हैं। मैं बुक से रीड करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा, इसलिए वीडियो लंबा होना लाजमी है और आपके अंत तक बने रहने की मैं कामना करता हूँ। आइए देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस महान क्रांतिकारी तथा वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे। उन्होंने ICS की परीक्षा पास करने के बाद अंग्रेज़ों की नौकरी करना पसंद नहीं किया और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। 1938 में कांग्रेस के 51वें अधिवेशन के भी अध्यक्ष चुने गए। यह इस बात का संकेत था कि कांग्रेस में समाजवादी तत्वों का प्रभाव पड़ रहा था। यहाँ पर गांधीवादी तत्वों के बजाय समाजवादी तत्वों का प्रभाव बढ़ रहा था, जिसके चलते नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए। लेकिन धीरे धीरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उग्रवादी विचारधारा और महात्मा गांधी की उदारवादी विचारधारा के बीच में टकराहट होने लगा। जैसे कि हमने देखा था 1906 में जब कांग्रेस में उदार और उग्रवादी, नरम और गरम दल के नेताओं के बीच में जब वैचारिक तनाव बढ़ने लगा तो सूरत अधिवेशन में उनका विभाजन हो गया। ठीक इसी तरह यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में और उनके अनुयायियों के बीच में वैचारिक तनाव की स्थिति बनने लगी थी। 1938 के वर्ष में अनेक ऐसे कारण उत्पन्न हो गए जिन्होंने कांग्रेस के दक्षिण पक्ष तथा वाम पक्ष के बीच खाई चौड़ी कर दी। सुभाष चंद्र बोस ने अपने तथा गांधी जी के मतभेद के 3 मुद्दे बतलाए। पहला था, अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इस बात का भरसक प्रयत्न किया था कि कांग्रेस ब्रिटेन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए और उसके साथ कोई समझौता न करे। इसके विपरीत गांधीवादी ब्रिटिश सरकार से समझौता करने के पक्ष में थे। दूसरा बिंदु यह था कि बोस ने औद्योगिकीकरण और राष्ट्रीय विकास के लिए एक व्यापक योजना बनाने के लिए राष्ट्रीय आयोजना आयोग की स्थापना कर दी थी, किंतु गांधीवादी औद्योगिकीकरण के विरुद्ध थे, इसलिए बोस से अप्रसन्न हो गए। तीसरा बिंदु यह था कि सितंबर 1938 ईस्वी में यूरोप में इंग्लैंड और जर्मनी के बीच म्यूनिख समझौता हो गया था, जिससे युद्ध की संभावनाएं बढ़ गई थी। और उसके बाद बोस ने सारे देश में इस बात का खुलकर प्रचार आरंभ कर दिया था कि जैसे ही युद्ध आरंभ हो, भारत को ब्रिटेन के विरुद्ध अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए संघर्ष छेड़ देना चाहिए। बोस के इस विचार से सामान्य जनता सहमत थी, किंतु गांधीवादी और उस समय की किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के खिलाफ नहीं होना चाहते थे। यही कारण था कि गांधीवाद और यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस थे उनकी विचारधारा में टकराव होने लगा था। मार्च 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। अध्यक्ष के चुनाव का प्रश्न खड़ा हुआ। सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष बनना चाहते थे। गांधी जी ने उनका विरोध किया और उनके विरुद्ध पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा कर दिया। पट्टाभी सीतारमैया प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे और आगे चलकर वे मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल भी बनते हैं। चुनाव में बोस जीत जाते हैं और गांधी जी ने सीतारमैया को अपनी हार मान लिया। यहाँ पर गांधी जी की उदारवादी विचारधारा की भी यह हार थी। सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। इस घटना ने बोस तथा गांधीवादियों के पारस्परिक संबंधों के विच्छेद को पूरा कर दिया।
10 मार्च 1939 को त्रिपुरा जबलपुर में कांग्रेस का अधिवेशन आरंभ हुआ। बोस ने आग्रह किया कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दे कि यदि 6 महीने के भीतर स्वराज न दिया गया तो राष्ट्रीय संघर्ष प्रारंभ कर दिया जाएगा, किंतु उनके सुझाव पर ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर बात ऐसी थी कि यहाँ पर विचारधारा की लड़ाई तो थी ही, यहाँ पर नेतृत्व की लड़ाई भी थी। अब से पहले तक क्या होता था कि कोई भी अध्यक्ष बने लेकिन वो गांधी जी की बात को फॉलो करता था, लेकिन अब बात ऐसी हो रही थी कि सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बन गए थे, तो उनका ये कहना था कि मैं अध्यक्ष हूँ तो भाई आप लोगों को मेरी बात माननी चाहिए सहमति से। लेकिन यहाँ पर ये प्रभाव डालने का प्रयास किया जा रहा था कि भले ही आप अध्यक्ष हों लेकिन आप महात्मा गांधी से ऊपर नहीं हो। अगर महात्मा गांधी ने किसी बात पर मना कर दिया है तो उसमें ज़्यादा टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसके विपरीत कांग्रेस ने खुले अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर दिया और उसे गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था, इसलिए वह पंत प्रस्ताव कहलाता है। उसका महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है। तो देखिए, पंत प्रस्ताव जो कि सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ आया था इनडायरेक्टली, यह क्या था? इस दृष्टि से कि आगामी वर्ष में संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इस दृष्टि से कि ऐसे संकट के दौरान केवल महात्मा गांधी ही कांग्रेस तथा देश का नेतृत्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए, सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि सुभाष बाबू, आपकी दाल नहीं गलने वाली, होगा वही जो महात्मा गांधी जी कहेंगे। कांग्रेस अत्यावश्यक समझती है कि कांग्रेस की कार्यपालिका गांधी जी का पूर्ण विश्वास प्राप्त हो। कार्यपालिका को गांधी जी का पूर्ण विश्वास प्राप्त हो। अध्यक्ष से प्रार्थना करती है कि वे कार्य समिति का निर्णय या फिर निर्माण गांधी जी की इच्छा अनुसार करें। यहाँ पर अब विकल्प ये था कि सुभाष चंद्र बोस एक कठपुतली अध्यक्ष के रूप में काम करे, यानी कि वो अध्यक्ष का टैग तो लेकर बैठे रहें लेकिन फैसले लेने का पूरा अधिकार गांधी जी को हो। सुभाष चंद्र बोस को यह मंजूर नहीं था और फिर यह प्रस्ताव कांग्रेस अध्यक्ष के लिए स्पष्ट चेतावनी थी कि वे गांधी जी की सहमति के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि वहाँ जो प्रतिनिधि उपस्थित थे उन्हें एक बात का पश्चाताप था कि उन्होंने गांधी जी को अप्रसन्न कर दिया है, इसलिए अब उन्होंने भारी बहुमत से गांधी जी के नेतृत्व में अपनी पूर्ण आस्था व्यक्त कर दी थी और वे गांधी जी को खुश करना चाहते थे। किंतु इस घटना चक्र ने कांग्रेस संगठन में गतिरोध उत्पन्न कर दिया। बोस ने पूर्वोक्त प्रस्ताव के अनुसार कार्य समिति के निर्माण के संबंध में गांधी जी से पत्र व्यवहार किया, किंतु उन्होंने किसी नाम का सुझाव नहीं दिया। यानी कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस कार्य समिति के निर्माण के लिए गांधी जी से पत्र व्यवहार करते हैं और कहते हैं कि भैया नाम बताइए, कोई हो तो आपकी नज़र में अच्छा, लेकिन गांधी जी कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। यहाँ पर से 29 अप्रैल की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे देते हैं। राजेंद्र प्रसाद अगले अध्यक्ष चुने जाते हैं। यहाँ पर रोककर ये बात समझाना चाहूँगा कि इस बात को ध्यान में रखिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद में अगला अध्यक्ष कौन बनता है, तो वो बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि पट्टा भी सीतारामैया बन सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी का समर्थन इन्हें था। भले ही हार गए लेकिन महात्मा गांधी ने कहा होगा चलो बेटा चलो, पिछले बार तुम हार गए थे, इस बार हमारी तरफ से सीट ले लो। तो ऐसा नहीं था भैया, फिर से चुनाव हुए रहे होंगे, इसलिए राजेंद्र प्रसाद अगले अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने कार्य समिति का निर्माण भी कर लिया। अब गांधी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस घटना चक्र पर टिप्पणी करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं, महात्मा गांधी तथा लेखक भी खुद को कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा है अपनी किताब में, तो वे खुद के बारे में कह रहे हैं कि महात्मा गांधी तथा मेरे बीच जो बातचीत हुई उससे स्पष्ट हो गया कि गांधी पक्ष लेखक के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगा और दूसरी ओर लेखक कठपुतली अध्यक्ष बनने के लिए सहमत नहीं था। परिणाम स्वरूप अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं था। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं कि भैया मैं तो अध्यक्ष चुन गया था, वो भी पूरे लोकतांत्रिक तरीके से, पूरे निष्पक्ष तरीके से, लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या, हमें क्या पता था कि इस पार्टी का गॉडफादर कोई और है और हमें उनके इशारों पर चलना है।
अगर आपको ये लगता है कि मैं कठपुतली अध्यक्ष बन सकता हूँ तो भैया ऐसी कुर्सी में मुझे नहीं बैठना, क्योंकि मैं पहले ही ICS को लात मार के आ रहा हूँ। इसीलिए आप मेरे ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, और अगर आप डाल रहे हैं तो फिर मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। और उन्होंने दे दिया। बोस ने कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक पृथक दल कायम कर लिया था, जिसका उद्देश्य संपूर्ण वामपंथ को एक झंडे के नीचे एकत्र करना था। यहाँ पर शुरुआत में ही आपको ये इन फैक्ट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, और प्लीज़ गुजारिश है कि इन्हें किसी नोट्स की तरह इन्हें कुछ कुछ फैक्ट को आप लिख लीजिए ताकि आपको ये काम आए, क्योंकि यहाँ पर से ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बनने की संभावना होती है। जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ सीधे तौर पर आज़ाद हिंद फौज का नाम जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अंदर ही अपने वामपंथी सहयोगियों के साथ मिलकर। इन्हीं दिनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कुछ प्रस्ताव पारित किए जिनकी बोस तथा उनकी पार्टी ने सार्वजनिक सभाओं में आलोचना की। इस पर कांग्रेस कार्य समिति ने बोस को 3 वर्ष के लिए कांग्रेस की किसी भी निर्वाचित समिति का सदस्य होने से वंचित कर दिया। यानी कि 3 साल तक नेताजी अब किसी भी समिति के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते थे। अब वे एक आम कार्यकर्ता बन गए थे। किसी भी बड़े नेता के लिए बहुत बड़ी दुख की बात होती है कि वो 2 बार अध्यक्ष चुना जा चुका है और बहुत बड़ा रुतबा है उसका उस पार्टी में, अचानक से कहा जाता है कि भैया अब आप इस पार्टी में कुछ भी नहीं है। यह उनके लिए दुखपूर्ण था, और वस्तुतः उन परिस्थितियों में कांग्रेस संगठन के लिए यह फूट दुर्भाग्यपूर्ण थी, क्योंकि यहाँ पर अब गांधीवादी विचारधारा और वामपंथी विचारधारा दोनों के बीच में अब एक गहरी खाई बढ़ चुकी थी। आगे चलकर इस फूट के दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ इस तरह की घटनाएं घट रही थी, और दूसरी तरफ जापान में आज़ाद हिंद फौज खड़ी हो रही थी। हम पहले ही ये समझ चुके हैं कि सुभाष चंद्र बोस इस पक्ष में थे कि युद्धकाल में ब्रिटेन की कठिनाइयों का लाभ उठाया जाए। वे यह मानते थे कि अगर हमारा शत्रु कमज़ोर हो रहा है तो हमें उसे पूरी तरह ख़त्म कर देना चाहिए, हमें कंडीशन का फ़ायदा उठाना चाहिए। और वे इस बात को भी मानते थे कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, तो क्यों ना हम जापान से हाथ मिलाएं और इंग्लैंड के लोगों को मार भगाएं। लेकिन यहाँ पर गांधीवादी विचारधारा और वामपंथी विचारधारा में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंट था। यह ठीक उसी तरह था, एग्जाम्पल के लिए आप किसी को तलवार से मारते हैं और फिर दूसरी तरफ आप उसे गुलाब फेंक कर मारते हैं। तो यहाँ पर ये विचारधाराओं में कुछ ऐसा ही अंतर था। लेकिन इसके बाद भी भाई साहब इस बात को कभी मत भूलना, आजकल के पॉलिटिशियंस या फिर ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के चक्कर में इस बात को कभी मत भूल जाना कि भले ही इन दोनों के मन में कितने ही वैचारिक तनाव क्यों न हो, भले ही इनकी विचारधाराओं में कितने ही बड़ी खाई बन गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भगत सिंह, भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी एक दूसरे के विचारात्मक रूप में विरोधी थे। जैसे मतलब कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है और कुछ अलगाववादी नेता, उनकी नहीं बनती थी। यहाँ पर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस वर्सेस यहाँ पर महात्मा गांधी वर्सेस भीमराव अंबेडकर, यहाँ पर महात्मा गांधी वर्सेस उग्रवादी क्रांतिकारी जैसे कि आज़ाद हो गए या फिर भगत सिंह हो गए। लेकिन उसके बाद भी ये एक दूसरे का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे क्रांतिकारी के रूप में, नेता के रूप में। यही कारण है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले भी हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, और हमारे जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भी इन्हें एक महान स्वतंत्रता सेनानी कहकर संबोधित किया था। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना कि भले ही कितने राजनीतिक द्वंद्व हो, लेकिन ये एक दूसरे का सम्मान करते थे। यह हमें यह सिखाता है कि भले ही आपके विचार सामने वाले से कितने ही अलग हों, लेकिन उसके बावजूद भी एक इंसान के रूप में आपकी इंसानियत उसके प्रति
होनी चाहिए। तो आज़ाद हिंद फौज कैसे पैदा होती है, कैसे बनता है वो संगठन जिसने भारत के इतिहास में अपना नाम दर्ज किया, और कैसे वो संगठन बना जिसके नेता थे सुभाष चंद्र बोस। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सुभाष चंद्र बोस इस पक्ष में थे कि युद्धकाल में ब्रिटेन की कठिनाइयों से लाभ उठाया जाए और उसके विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष आरंभ कर दिया जाए, किंतु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। अतः जनवरी 1941 ईस्वी में वे देश छोड़कर चले गए और जर्मनी जा पहुँचे। और जर्मनी में किस तरह से वे भागे, तो वे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान होते हुए धीरे धीरे वो जर्मनी पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जब जर्मनी पहुंचे तो दक्षिण पूर्वी एशिया में जापान की विजय से प्रोत्साहित होकर पुराने क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने उस समय जापान में रह रहे इंडियन इंडिपेंडेंट, उस समय भी जापान में रह रहे थे कौन, रासबिहारी बोस। उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, भारतीय स्वाधीनता संघ नाम की एक संस्था कायम कर ली थी और निर्णय किया था कि सुभाष चंद्र बोस को उसका अध्यक्ष बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कई बार हमारे मन में ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है कि इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी। तो भाई साहब यहाँ पर की थी रासबिहारी बोस ने। इस बात को ध्यान में रखिएगा, वरना आप लिख आएंगे क्या, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, उन्हीं दिनों ब्रिटिश सेना के कई हजार भारतीय सैनिक जापानियों द्वारा युद्ध बंदी बना लिए गए थे, क्योंकि महात्मा गांधी और कांग्रेस की इच्छा अनुसार जो भारतीय सैनिक थे, जो भारत के युवा थे, वो इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड ने कहा था कि अगर आप हमारा साथ देते हैं तो हम आपको स्वतंत्र देश घोषित कर देंगे। तो यहाँ पर उन्हीं दिनों ब्रिटिश सेना के कई हजार भारतीय सैनिक जापानियों द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उनमें से एक अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह थे। वे इंडियन इंडिपेंडेंट लीग में सम्मिलित हो जाते हैं और भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज बना लेते हैं। एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर ये प्रश्न पीएससी जैसे बड़े लेवल पर भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी कन्फ्यूजन पैदा ये होती है कि आज़ाद हिंद फौज के नाम आते ही हमारी आंखें बंद हो जाती है और केवल टोपी वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चेहरा हमारे आंखों के सामने नजर आता है, लेकिन ऐसा नहीं था। जो कैप्टन मोहन सिंह थे वे इंडियन इंडिपेंडेंट लीग में शामिल हुए, ठीक उसी तरह जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में शामिल हुए थे। और इंडियन इंडिपेंडेंट लीग में रहते हुए कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, ठीक उसी तरह जैसे कांग्रेस में रहते हुए अपने वामपंथी समर्थकों के साथ सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यहाँ तक कि अगर ये भी पूछा जाए कि किन दो लोगों ने मिलकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, तो उसमें आपको रासबिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह लगाना है और किसी भी ऑप्शन में आपको नेताजी का ऑप्शन क्लिक नहीं करना है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस समय तक जापान नहीं पहुंचे थे। आगे जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि रासबिहारी बोस चाहते थे कि वे आईएनए की कमान संभालें। जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस टोक्यो पहुंचे। जापान की सरकार ने उन्हें ब्रिटेन के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम में हर प्रकार की सहायता देने का वचन दिया। तो यहाँ पर इस बात को देख लीजिए, 1941 जनवरी 1941 और बीच बीच में यहाँ पर इन संस्थाओं की स्थापना हुई और जून 1943 में यानी कि 2 साल बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर पहुँचते हैं। तो 2 साल पहले ही आज़ाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना हो चुकी थी। तो जापान उनका सहायता क्यों नहीं करता, क्योंकि इनकी सीधी सी बात थी, ये आपके दुश्मन हमारे दुश्मन हैं, इसलिए आप हमारे दोस्त हैं, हम आपके दोस्त हैं। इसलिए जापान ने कहा कि भाई साहब हम पूरी सहायता आपको करेंगे, आप जो करना चाहे वो करिए नेताजी, हम आपके साथ हैं। बोस को इंडियन इंडिपेंडेंट लीग का अध्यक्ष बना दिया गया और आज़ाद हिंद फौज उनके हाथों में चली गई। लोगों ने उन्हें नेताजी कहकर अभिवादन किया। आपको पता होगा नेताजी की उपाधि हमारे सुभाष बाबू को किसने दी थी,
तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि दुनिया के सबसे बड़े तानाशाहों में से एक एडोल्फ हिटलर ने दी थी। जी हाँ, जब वे जर्मनी गए थे तो उन्होंने सबसे पहले जर्मनी से मदद मांगने की कोशिश की थी, क्योंकि जर्मनी भी ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ रहा था, दूसरे गुट में था। तो उन्हें ये लगा कि जर्मनी उनकी सहायता करेगा, लेकिन जर्मनी मदद नहीं किया। लेकिन उन्हें हिटलर ने फ्यूज या फ्यूडोस ऐसे कुछ कहा था, जिसका मतलब होता है नेताजी। तो उन्हें नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी। लोगों ने नेताजी कहकर उनका अभिवादन किया था। यहाँ पर रुककर ये बात बताना चाहूँगा कि उन्हें हिटलर ने नेताजी क्यों कहा, क्योंकि हिटलर बहुत ही दिमाग की खाता था और उसने सोचा कि क्यों ना परखूं मैं इस चश्मा वाले भाई को जो मुझसे मिलने आए हैं। तो एक बार उन्होंने नकली एडोल्फ हिटलर, एक नकली व्यक्ति एडोल्फ हिटलर का भेष बनाकर नेताजी के सामने से गुजरा और अपने केबिन तक चला गया। नेताजी न तो खड़े हुए और ना ही उन्होंने किसी प्रकार का सलाम किया। थोड़ी देर बाद असली हिटलर वहां से गुजरा। नेताजी तुरंत खड़े हुए और उन्होंने अभिवादन किया। जब वे दोनों ऑफिस पहुंचे तो हिटलर ने कहा कि भाई साहब, तन्ने मन्ने कैसे पहचान लियो? तो सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि भाई साहब, नकली हिटलर को इस बात से फर्क पड़ता है कि ये मुझे सैल्यूट मार रहा है या नहीं मार रहा है, लेकिन असली हिटलर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हिटलर खुश होते हैं और कहते हैं कि आप तो वाकई नेताजी हैं। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को हिटलर नेताजी की उपाधि देते हैं। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। बोस को उसके प्रमुख तथा महासेनापति के रूप में नियुक्त किया गया। 23 अक्टूबर को अस्थायी सरकार ने ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा कर दी। कुछ ही दिनों में जापान, जर्मनी, इटली तथा 6 अन्य राज्यों ने अस्थायी सरकार को मान्यता दी। रंगून को सरकार का मुख्यालय बनाया गया। यहाँ पर फिर से याद रखिएगा, 2 चीज़ें फिर से आपके सामने आ चुकी हैं। पहली, उन्होंने अपनी सरकार, अस्थायी सरकार की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कब की? 21 अक्टूबर 1943। कहाँ की? सिंगापुर। और फिर उन्होंने अपनी सरकार को मुख्यालय कहाँ बनाया? रंगून में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पर से आपको फैक्ट में फैक्ट मिले जा रहे हैं, तो इन्हें कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए ताकि भूले ना, क्योंकि ना अगर ये ऑब्जेक्टिव में भी नहीं आए ना तो 5 नंबर में इनसे जुड़ा प्रश्न आना ही आना है। अगर आप इन फैक्ट का इस्तेमाल उन बड़े प्रश्नों में करते हैं तो आपका उत्तर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और प्रामाणिक हो जाएगा और आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे टन टनाटन। दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की विशेषता यह थी कि वह गैर सांप्रदायिक थी। उसके सैनिकों तथा अफसरों में मुसलमानों की भी बड़ी संख्या थी और इनमें किसी भी प्रकार का जातिवाद, किसी भी प्रकार का धार्मिक भेदभाव, रंग भेदभाव नहीं था। उनमें झांसी की रानी के नाम की एक महिला टुकड़ी भी थी। 1944 ईस्वी में मार्च तथा जून के बीच आज़ाद हिंद फौज की टुकड़ियों ने जापानी सेनाओं के साथ साथ भारतीय भूमि पर संग्राम लड़ा और अनेक बार ब्रिटिश फौजों को परास्त किया। जापानियों की एक सेना इम्फाल कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो इम्फाल है वो भारत के सबसे पूर्वोत्तर राज्य, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहते हैं, 7 राज्यों में से एक मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और मणिपुर की सीमा लगती है म्यांमार से। तो इन्होंने रंगून को अपना मुख्यालय बनाया था म्यांमार को, तो ये म्यांमार से मणिपुर पर आ गए। मणिपुर पर अंग्रेज़ों का अधिकार था तो इन्होंने यहाँ पर इम्फाल पर कब्जा कर लिया और उसके साथ आज़ाद हिंद फौज की 3 टुकड़ियाँ थीं। उन्होंने बर्मा भारत सीमा पार करके पहली बार 19 मार्च 1944 को भारत की मुक्तिकृत भूमि पर झंडा फहराया, यानी कि इन्होंने पहली बार भारत के किसी हिस्से को जीता और भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। फौज की कुछ टुकड़ियों ने जापानियों के साथ आगे बढ़कर मई 1944 में नागालैंड के कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, तो यहाँ पर भी अधिकार कर लिया और एक बटालियन ने कॉक्स बाजार के निकट मोडोक पर अधिकार कर लिया और उसकी एक कंपनी कैप्टन सूरजमल की कमान में सितंबर 1944 तक वहाँ डटी रही। ब्रिटिश फौजों ने उस पर कई बार
प्रत्याक्रमण यानी कि आक्रमण किए, किंतु हर बार ब्रिटिशर्स को मुंह की खानी पड़ी। किंतु जापानी सेनाएं इम्फाल पर अधिकार नहीं कर सकी। उधर 1945-44 की शीत ऋतु में ब्रिटिश फौजों ने बर्मा पर आक्रमण कर दिया। जापानी रंगून को आज़ाद हिंद फौज के हाथों में छोड़कर वापस लौट पड़े, क्योंकि यहाँ पर जापान और इंग्लैंड के बीच में एक संधि हो चुकी थी और अब जो वर्ल्ड वॉर था वो खत्म होने की कगार पर आ गया था, जिसके चलते ये अब बोरिया बिस्तर बांध कर चले गए। और अगर कह सकते हैं कि अगर ये नहीं जाते तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरा देश आज़ाद करा के ही छोड़ने वाले थे, लेकिन सही समय पर इन्होंने गलती कर दी और ये भाग पड़ी। यहाँ पर ये चले गए तो मई 1945 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने रंगून पर अधिकार कर लिया और आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को पुनः बंदी बना लिया गया, क्योंकि पहली बार तो ये पहले से ही जापान की जेल में बंद पड़े थे बेचारे। अब यहाँ पर जैसे तैसे ये नेताजी के ग्रुप में शामिल हुए और आज़ाद हिंद फौज के सैनिक बने। अब दूसरी बार ये फिर बंदी बना लिए गए थे। नेताजी रंगून छोड़कर बैंकॉक चले गए। अगस्त के मध्य जब जापानियों ने अमेरिकी फौजों के सामने समर्पण कर दिया तो नेताजी एक वायुयान में अपने एक साथी के साथ बैंकॉक से टोक्यो के लिए जापान रवाना हुए। 18 अगस्त 1945 को ताइपे फॉर्मोसा में उनके यान में आग लग गई और उसी रात अस्पताल में उनका स्वर्गवास हो गया। यहाँ पर बहुत सारी थ्योरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर बनती है। कुछ कहते हैं कि उनकी डेथ तो प्लेन में ही हो गई थी, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं भाई साहब, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित थे। कुछ कहते हैं कि वे एक डॉक्टर के रूप में लंबे समय तक जीवित रहे। कुछ कहते हैं कि वे एक साधु के रूप में लंबे समय तक जीवित रहे। और कई थ्योरी तो ये भी कहती हैं कि इंदिरा गांधी अपने प्रधानमंत्री काल के दौरान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिला करती थी और उनसे राय लिया करती थी, क्योंकि इंदिरा गांधी की विचारधारा भी सुभाष चंद्र बोस की तरह थोड़े एक्सट्रीम लेवल की थी। यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समझने के लिए आप कुछ फिल्मों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप और बेहतर तरीके से अपनी इनके प्रति आंसर राइटिंग स्किल को, अपनी सामान्य समझ को बेहतर कर सके। अगर आपके एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं तो फिर तो इसी से आप काम चलाइए, लेकिन अगर समय है या फिर एग्ज़ाम के बाद अगर आप देख सकते हैं तो ज़रूर कुछ फिल्मों को देखिए। जैसे बोस नाम की एक फ़िल्म है, जिससे आप सामान्य तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन को समझेंगे, जो किताबों में हम पढ़ते हैं, तो उससे आपकी याददाश्त और मजबूत होगी। दूसरी फिल्म है राजकुमार राव की डू या अलाइव करके एक फिल्म है, जहाँ पर ये बताया गया है, ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल पर क्रिएट होती है कि क्या सच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे या नहीं थे। एक तीसरी फिल्म है जो तो पूरी तरह तथ्यों के साथ ये सिद्ध करने पर तुली है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस लंबे समय तक जीवित थे। तो भैया, अगर आपका समय नष्ट हो रहा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इन फिल्मों के ज़रिए आप भारत की उस स्वतंत्रता सेनानी को जान सकते हैं जो स्तंभ हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं के साथ। तो दोस्तों, इन फिल्मों के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से जाकर इन्हें देख सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा वीडियो बोर मार रहा हो तो थोड़ा स्किप कर लीजिए, थोड़ा पॉज कर लीजिए वीडियो को, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, टहल लीजिए और फिर देखिए, क्योंकि दिमाग में चीज़ें आराम आराम से जानी चाहिए, लेकिन ऐसी जाना चाहिए कि परमानेंट सेटल हो जाए। यद्यपि सैनिक दृष्टि से आज़ाद हिंद फौज का विशेष महत्व नहीं था, किंतु इन चीज़ों ने भारतीयों की एक सेना, एक भारतीय के नायकत्व में देश की स्वाधीनता के लिए सचमुच युद्ध कर रही थी। भारतवासियों की देशभक्ति को इतना प्रज्वलित किया कि उनकी लपटों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद बुरी तरह झुलस गया और अंत में उसे अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा। यानी कि अंग्रेज़ों को ये बताने में कि भैया अब तुम्हारे दिन ख़त्म हो गए, उसमें आईएनए का भी एक बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि आईएनए ने बहुत लंबे समय तक अंग्रेज़ों को सैन्य हानि पहुंचाई थी। अब यहाँ पर अंग्रेज़ों के मन में डर पैदा हो गया था कि अभी तो सिर्फ एक तरफ से आक्रमण हुआ है, लेकिन अगर और दूसरी तरफ से भी आक्रमण होने लगे तो हमारी क्या हद दशा होगी। नेताजी
पूर्ण अर्थ में देश के लिए जिए और देश के लिए उन्होंने अपने प्राण गंवाए। यह स्वतंत्र देश उन्हें सदैव याद रखेगा। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे देखते हैं, जन आक्रोश की लहर। दोस्तों, यहाँ पर जिन युद्ध बंदियों को बंदी बनाया गया उनके खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने केस चलाने के लिए एक ट्रिब्यूनल, एक न्यायालय स्थापित कर दिया कि भैया अब तुम यहाँ बैठो और इनके खिलाफ केस चलाओ। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और आम जनता ये समझ चुकी थी कि नेताजी का योगदान क्या है, आईएनए और आज़ाद हिंद फौज का महत्व क्या है, तो वो सड़कों पर उतर चुकी थी और इनके खिलाफ केस चलाए जाने का विरोध कर रही थी। तो आइए समझते हैं क्या था आज़ाद हिंद फौज का लाल किला मामला। अगस्त 1945 ईस्वी के मध्य में जापानियों ने अमेरिकी सेना के सामने समर्पण कर दिया और युद्ध समाप्त हो गया। इंग्लैंड में उससे पहले ही जुलाई में आम चुनाव हुए थे, जिसमें लेबर पार्टी की शानदार विजय हुई और चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी के शासन का अंत हो गया। क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बना और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत मंत्री के रूप में बना। 21 अगस्त को घोषणा की गई कि अगली शीत ऋतु में विधायिकाओं के चुनाव होंगे। 19 सितंबर को बेबल ने ब्रिटिश सरकार के इस वायदे को दोहराया कि पूर्ण स्वशासन की शीघ्र स्थापना की जाएगी और नवीन संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का भी गठन होगा। चुनाव से पहले सरकार ने एक मूर्खतापूर्ण कार्य कर डाला। कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आ जाती है तो वो शहर की तरफ भागता है। इनकी भी मौत आ गई थी, इसलिए ये ऐसी हरकतें करनी इन्होंने शुरू कर दी थी। वो हरकत थी कि देश में विप्लव की स्थिति उत्पन्न इन्होंने कर दी तब जब जापानियों के बर्मा से पलायन के बाद आज़ाद हिंद फौज के लगभग 20,000 सैनिकों को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था। उनमें से कई सौ पर मुकदमा चलाने का निर्णय किया। एक सैनिक न्यायाधिकरण स्थापित किया गया। पहला मुकदमा दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में आरंभ हुआ, इसलिए इस टॉपिक को लाल किला मुकदमा भी कहा जाता है। एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख, इनके नाम भी याद रखिएगा। पीके सहगल, शहनवाज और गुरबख्श सिंह ढिल्लों के साथ साथ इन्हें कठहरे में खड़ा किया गया और केस आरंभ कर दिया गया। 1942 ईस्वी की भांति इस बार भी अंग्रेज भारतीय जनता के मानस को नहीं समझ पाए। शायद इसलिए कि देश के अनेक नेताओं ने युद्ध काल में सुभाष चंद्र बोस और उनकी फौज की आलोचना की थी। अंग्रेज तो यही सोच रहे थे कि इनके कुछ नेताओं ने आज़ाद हिंद फौज और नेताजी की बुराई की है, तो फिर जनता कैसे उनके साथ हो सकती है। लेकिन इन्हें ये पता नहीं था कि कुछ चमकने वाले चमगादड़ों के चलते हम हमारे नेताजी को नहीं भूल सकते। दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और कांग्रेस की तरफ से भी भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू के सहयोग से एक समिति बनाई गई, जिसका उद्देश्य था इन सैनिकों की बचाव करना। मुस्लिम लीग ने भी बचाव में सहयोग दिया और इसमें आंदोलन ने राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया। कलकत्ता से लाहौर और बम्बई तक तथा लखनऊ से मदुरै तक विरोध सभाओं और प्रदर्शन का तांता लग गया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह सहानुभूति सांप्रदायिक सीमाओं को पार कर गई थी। अंग्रेजों की दृष्टि से खतरनाक बात यह थी कि सेना में आज़ाद हिंद फौज के बंदियों के लिए सहानुभूति थी और यही इनके लिए समस्या खड़ी कर सकती थी, क्योंकि आगे चलकर जो और भी सैनिक विद्रोह होते हैं मुंबई में, वो इन्हीं के चलते होते हैं। कलकत्ता में 21 से 23 नवंबर 1945 ईस्वी को जो घटनाएं घटित हुई, उनमें उस पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें 2 छात्र मारे गए। परिणाम स्वरूप और दंगे हुए। पुलिस ने और गोलियां चलाई 14 बार, जिनमें 33 लोग मारे गए और 200 से ज़्यादा घायल हुए। यहाँ पर अंत में सरकार को झुकना पड़ा और अभियुक्तों पर मुकदमा तो चला ही, किंतु उन्हें दंड भी दिया गया। आज़ाद हिंद फौज के अब्दुल रशीद को 7 वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया।
उसके विरोध में 11 तथा 13 फरवरी के बीच कलकत्ता में उग्र प्रदर्शन हुए। उस समय पर सड़कों पर हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच आश्चर्यजनक एकता देखने को मिली। यही तो है हमारे देश की ताकत। भले ही हम धर्म के मामले में, जात के मामले में, राजनीतिक विचारधाराओं के मामले में, अलग अलग मुद्दों के मामले में बटे हों, लेकिन जब किसी राष्ट्रीय मामले की बात आती है तो हम सब एक हो जाते हैं। यही बात है कि हमें इस बात के लिए गौरवान्वित करती है कि हम भारत जैसे देश के नागरिक हैं। उस समय सड़कों पर हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच आश्चर्यजनक एकता देखने को मिली। सेना और पुलिस 2 दिन के संघर्ष के बाद शांति स्थापित कर सकी। सरकारी सूचना के अनुसार 84 व्यक्ति मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमों के द्वारा सरकार यह दिखाना चाहती थी कि वह सेना में अनुशासनहीनता को सहन नहीं करेगी, किंतु उल्टा परिणाम हुआ और ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार दी। मुकदमों ने जनता के क्रोध को प्रज्वलित करने में अग्नि में घी का काम किया और इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और बढ़ावा दिया। तो कह सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चिंगारी अब आग बन चुकी थी और इस आग की लपटों से भारत का आज़ाद होना तय हो चुका था। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, INA हो, यहाँ पर गांधी जी और नेताजी का टकराव हो, रास बिहारी बोस या फिर कैप्टन, उनका नाम क्या था, उनका नाम था, बताइए यहाँ पर, कैप्टन मोहन सिंह हो, इन सभी के बारे में हमने समझा और देखा कि कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। अमेरिकी लेखक जिग जिगलर कहते हैं, अगर आप खुद को विजेता के तौर पर नहीं देख पाते हैं तो आप विजेता की तरह परफॉर्म भी नहीं कर सकते। एक बात याद रखिए, अगर आप किसी चीज़ को जीतना चाहते हैं तो ये मानकर चलिए, इस बात के लिए कॉन्फिडेंट रहिए कि आप जीत रहे हैं तो आप जीत जाएंगे। लेकिन कभी भी इस बात के लिए ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइए कि आपके खिलाफ कोई जीत ही नहीं सकता। यानी कि दूसरों को अपने पैमाने पर जज मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसे घमंड या ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे और आप हार जाएंगे। इसलिए हमेशा कॉन्फिडेंस में रहें, आत्मविश्वास में रहें कि आप कर सकते हैं तो आप कर पाएंगे। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।